हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एकलव्य एग्ज़ाम क्रैकर्स। नॉलेज एंड कैरिकुलम पेपर 1 जो आपका बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, तो उससे जो पेपर 1 है उसकी यूनिट 1 से हम एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। वैसे तो हम मोटे मोटे तौर पे नॉलेज एंड कैरिकुलम से पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। एक वीडियो हम पहले निकाल चुके हैं जिसमें यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक के सभी क्वेश्चंस जो हमने वहाँ पे किए हैं। लेकिन कुछ फ्रेंड्स की हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि आप यूनिट वाइज कराएं, तो यूनिट 1 से आज मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपको वीडियोस वाकई हमारे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें दूसरे फ्रेंड्स तक भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें। तो ज़्यादा समय आपका वेस्ट न करते हुए मैं अभी पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आती हूँ कि निम्न में से असत्य है। वस्तुवादी ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। सुकरात जो है वो ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, उनका मानना है। प्रत्ययवादी क्या कहते हैं? ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मानते हैं। और होब्स की क्या स्टेटमेंट है? ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। तो चारों ऑप्शन आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं। साथ में क्वेश्चंस को भी एक बार अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे जो पहली जो 3 स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। वस्तुवादियों के अनुसार ज्ञान जो है वो वस्तु का ज्ञान है। सुकरात के अनुसार ज्ञान एक सर्वोच्च सद्गुण है, यानी कि अच्छा गुण है। और प्रत्ययवादी कहते हैं कि ज्ञान हमारे लिए आदर्श का ज्ञान है, यानी कि जो आदर्श है वही हमारे लिए ज्ञान है। ठीक है। और हॉब्स का क्या कहना है? तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये जो ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, ये होब्स की स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रोफेसर जो रसल हैं उनकी स्टेटमेंट है। और हॉब्स की स्टेटमेंट क्या थी? हॉब्स की स्टेटमेंट जो थी वो ये थी, हॉब्स का मानना था कि ज्ञान एक शक्ति है। ठीक है। हॉब्स का मान क्या है? नॉलेज इज़ अ पावर। इज इट क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आपको ये चारों स्टेटमेंट क्लियर हो गई होंगी। साथ में प्रोफेसर रसल की जो स्टेटमेंट है वो भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषदों के अनुसार अमरता व मोक्ष प्राप्त करने का साधन क्या है? तो नॉलेज एंड कैरिकुलम जो है, ये जो आपकी बुक है पेपर जो 1 है, इसके अकॉर्डिंग मेनली हम नॉलेज के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि नॉलेज क्या है। पहले जो हमारे प्राचीन समय में जो विद्या पढ़ाई जाती थी, जो उपनिषदों के या वेदों के अनुसार, उसके बारे में भी इसमें बताया है। उसके बाद जो ऋषि हुए, जैसे कपिल मुनि है, महात्मा बुद्ध थे और गौतम बुद्ध थे, जैन मुनि हुए हैं, उन सभी ने अपनी अपनी विद्याओं के बारे में बताया था, वो भी इस बुक में है। तो यहाँ पे उपनिषदों के अनुसार जो विद्या है वो कौन सी है? पराविद्या, अपराविद्या, स्वप्रयत्न से और या व्यक्तिगत विधि से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देख लीजिए, अमरता व मोक्ष प्राप्ति का साधन कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा पराविद्या जो है वो मोक्ष प्राप्ति और अमरता का साधन है। ठीक है। और वैसे अगर हम बात करें उपनिषदों के अनुसार विद्या के जो 2 रूप उपनिषदों में बताए गए हैं वो कौन से हैं? पहला है इसका पराविद्या और दूसरा है यहाँ पर अपराविद्या। यानी कि पराविद्या और अपराविद्या जो है ये दोनों ही उपनिषदों के अनुसार विद्या के 2 रूप हैं। और ये परा और अपरा ये दोनों ही जो गीता है, जो भगवत गीता है जिसको हम पढ़ते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने जो महाभारत में अर्जुन को जो संभाषण दिया था, एक तरह से उनको एक साहस दिया था कि आपको अपने प्रियजनों के खिलाफ़ किस तरह से युद्ध करना है, तो उसमें भगवत गीता के अनुसार भी विद्या के 2 रूप बताए गए हैं, पराविद्या और अपराविद्या। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, अमरता और मोक्ष का साधन जो है वो कौन है? पराविद्या है। और पराविद्या क्या होती है? एक ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है, आत्मा के ज्ञान से संबंधित जो विद्या होती है। परा से हम समझ सकते हैं परे, यानी कि जो हमारे संसारिक जो संबंध है, जो सांसारिक जो मोह है, उससे जो परे की विद्या है, जो आत्मा का ज्ञान है, जो विद्या ब्रह्मा का ज्ञान देती है, ब्रह्म ज्ञान देती है, उसको हम कहते हैं पराविद्या। तो ये आप ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहते हैं तो अपनी बुक से पढ़ें, अदरवाइज़ हमने वीडियो में कोशिश की है आपको समझाने की। निम्न में से ज्ञान के रूप क्या है? जानना, सूचना, बुद्धिमत्ता, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हैं, क्योंकि ये तीनों ही जो हैं विद्या के ज्ञान के जो है रूप हैं, नॉलेज के जो रूप हैं।
सूचना क्या होती है? एक छोटी सी जानकारी होती है जो हमें प्राप्त होती है। जानना क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं तो उसके बाहरी और आंतरिक तत्वों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, कि अगर हम कहें कि हम किसी को जानते हैं तो उसके बारे में हमें उनकी संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए। बुद्धिमत्ता क्या होती है? ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन और से नहीं मिल पाती हैं, या जो बुक्स में नहीं मिल पाती हैं, उनको हम अपनी बुद्धि से समझते हैं। ठीक है, जो हमारी वहाँ पे हमारी विजडम, जो हमारी बुद्धिमत्ता है, वो वहाँ पर काम आती है। तो यहाँ पे जो ज्ञान के रूप हैं वो ये तीनों ही जो रूप हैं वे ज्ञान के रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 और 2 4 होते हैं, यह ज्ञान के किस रूप का उदाहरण है? जी बिल्कुल, कि जब हम बच्चों को गिनती सिखाते हैं तो हम उनको सिर्फ एग्जाम्पल दे के सिखाते हैं कि देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और जब हम बताते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं तो बच्चे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं कि 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं? तो हम क्या जवाब देते हैं उनका? सिर्फ एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ पर किस तरह का ज्ञान है ये? इंद्रिक ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है, प्रागुणभविक ज्ञान है, या फिर क्रियात्मक ज्ञान है? तो यहाँ पे जो आंसर है वो है प्रागुणभाविक ज्ञान जो है। 2 और 2 4 होते हैं। ये जो सिद्धांतिक जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर सिद्धांतिक जो चीज़ें होती हैं जो सिद्ध हैं, उनके लिए हमारे पास कोई तर्क नहीं है, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है कि 2 और 2 ही 4 क्यों होते हैं, 3 और 2 क्यों नहीं 4 होते हैं। तो ये जो सिद्धांत हैं पहले से चले आ रहे हैं, उनके उस तरह का जो ज्ञान होता है उसको हम बोलते हैं प्रागुणभाविक। जो हमारे अनुभवों से, पहले के अनुभवों से हम लेते जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, वो हमारा प्रागुणभाविक ज्ञान होता है। इंद्रिय ज्ञान हमारी इंद्रियों से प्राप्त जो ज्ञान है, यानी कि सुनकर, देखकर, ठीक है, ये सब जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो इंद्रिय ज्ञान होता है। वैज्ञानिक ज्ञान जो विज्ञान के तर्क वितर्क से संबंधित होता है, परीक्षा और प्रयोगों पर संबंधित होता है, आधारित होता है, उसको वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं। क्रियात्मक जो क्रिया करके क्रिएटिविटी के थ्रू जो हम ज्ञान लेते हैं उसको हम बोलते हैं क्रियात्मक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक दर्शन का सार क्या है? तो वैदिक दर्शन का जो सार है वो है उपनिषद या फिर वेदांत। कई बार क्वेश्चन आता है कि वैदिक दर्शन का सार क्या है, तो आपको वेद नहीं करना है इसका आंसर, आप उपनिषद या फिर वेदांत ही करेंगे, क्योंकि उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। और जो ये आरण्यक होते हैं, आरण्यकों का जो अंतिम भाग होता है, आरण्यक के जो अंतिम अनंत जो भाग होते हैं उनको हम कहते हैं वेदांत, ठीक है, या फिर उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से गलत युगम को चुनें। कि यहाँ पर जो कुछ दर्शन दिए गए हैं और उन दर्शन के आगे उनके प्रवक्ता या फिर उनके रचयिता का नाम है, तो यहाँ पे आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो रॉन्ग है, या जो सही तरह से मिलान जिसका नहीं किया गया है। ऑप्शन है सांख्य दर्शन यानी कि कपिल मुनि, और न्याय दर्शन के प्रवक्ता हुए अक्षपाद गौतम, जैन दर्शन महावीर स्वामी, बौद्ध दर्शन बादरायण। तो यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन मैंने लिया है ये लास्ट ईयर जो बीएड एग्ज़ाम में आया हुआ था, तो ये राइट जो पेयर है सांख्य दर्शन कपिल मुनि बिल्कुल सही है। न्याय दर्शन के जो रचयिता थे वे अक्षपाद गौतम थे, जैन दर्शन के महावीर स्वामी, और बौद्ध दर्शन के जो रचयिता थे वो महात्मा बुद्ध थे, ना कि बादरायण। बादरायण कौन थे? बादरायण ब्रह्म जो सूत्र होते हैं, ब्रह्म सूत्र के जो रचयिता थे वे बादरायण थे, और इन्होंने वेदों का भी वर्गीकरण किया था, इसलिए इनको वेद व्यास भी कहा जाता है, और इन्होंने महाभारत की भी रचना की थी। बादरायण जो थे ये इनका जो कलर था, यानी कि जो वर्ण था, यानी कि इनका रंग जो था वो काला था, और ये द्वीप पर रहते थे, इसलिए इनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तार्किक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित विधि है। तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग से बात कर रहे हैं, रीजनेबल जो नॉलेज होती है उनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी विधि है? ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, उपरोक्त दोनों, या साक्षात्कार विधि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो उपरोक्त दोनों है, क्योंकि आगमन यानी कि उदाहरणों से नियमों पर जाना, और निगमन यानी कि नियमों से उदाहरणों पर जाना, दोनों ही जो हैं ये तार्किक ज्ञान को प्राप्ति की ज्ञान की प्राप्ति की साधन है, दोनों ही, और इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर विधि है। स्थूल होती है बड़ी चीज़ें, सूक्ष्म होती हैं छोटी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे स्थूल यानी कि बड़ी चीज़ों से हम छोटी चीज़ों पे जाते हैं, यानी कि हम उदाहरणों से
नियम पर जाते हैं। अब नियम देखो, एक छोटी सी बात है, हम कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। क्या है ये? न्यूटन थर्ड लॉ है। और इसको समझाने के लिए अगर हम 10 उदाहरण देंगे तो 10 उदाहरण हमारे लिए ज़्यादा होंगे या एक नियम? तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि 10 उदाहरण हमारे लिए ज़्यादा होंगे, और 10 उदाहरण देकर हम एक नियम समझाते हैं। यानी कि आगमन विधि में हम क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद नियम निकालते हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की जो विधि है वो क्या हो जाएगी? आगमन विधि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? आगमन विधि है। और आगमन जो विधि है उसको इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं, और ये उदाहरणों से नियम पर जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इग्रूल भी कहते हैं। इग्रूल, इग्रूल मतलब कि पहले हमने एग्जाम्पल दिए और उसके बाद हमने रूल निकाला। ठीक है, समझ में आ गया आपको आगमन विधि? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमूर्त से मूर्त की ओर चलने की विधि। अमूर्त से मूर्त, ये जो हमारी हिंदी माध्यम की जो साइकोलॉजी होती है उसमें ये कुछ शब्द जो होते हैं बहुत ही अजीब होते हैं, अमूर्त और मूर्त, लेकिन इनको समझना चाहिए। मूर्त का अर्थ समझ लीजिए मूर्ति। मैं आपको अपने तरीके से बताती हूँ मैंने कैसे समझा। मूर्ति यानी कि मूर्ति, मूर्ति हमें दिखाई देती, किसी भी भगवान की मूर्ति है वो हमें दिखाई देती। मूर्त जो है उसको हम लोकल भी कह सकते हैं, मूर्त हमें दिखाई देती है, और जबकि भगवान हमें नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो मूर्त चीज़ें कौन सी हैं? जो हमें दिखाई दे रही हैं, और अमूर्त चीज़ें कौन सी हैं? जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। और जो हमें दिखाई नहीं दे रही उससे हम दिखाई देने वाली चीज़ों पर जाते हैं, तो इसका मतलब क्या करते हैं? हम ऐसी चीज़ों पे जा रहे हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आप, आगमन विधि में हमने क्या देखा था? हमने उदाहरण देखे थे पहले और उसके बाद हम नियम पर गए थे, तो आपने समझ लिया अभी। तो उदाहरण क्या हमें दिखाई दे रहे हैं? हम कहते हैं कि भगवान होता है, उसकी हम क्या क्या देते हैं? एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या देंगे? देखो वहाँ पे ऐसा हुआ, ये हुआ, वो उस भगवान की मूर्ति वहाँ पे स्थापित है, ये है वो है। तो हम इतने सारे एग्जाम्पल देते हैं सिर्फ किस बात को समझाने के लिए? भगवान होता है। यानी कि हम एक नियम को समझाने के, निगमन मतलब एक नियम को समझाने के लिए 10 उदाहरण देते हैं, यानी कि अमूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा निगमन विधि। निगमन विधि को रूलिंग मेथड भी कहा जाता है। रूलिंग मेथड इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पहले रूल होता है, उसके बाद हम फिर एग्जाम्पल पर जाते हैं। ठीक है, नियम आसान होता है समझना, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ से एग्ज़ाम्पल निकालने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए इसको हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर और जनरल टू पार्टिकुलर कहा जाता है। ठीक है, निगमन विधि को हम क्या कहते हैं? साधारण से यानी कि जनरल से विशेष की तरफ जाना, क्योंकि एग्जाम्पल विशेष है यहाँ पर। ठीक है, और नियम से उदाहरणों पर जाना, ये भी निगमन विधि ही है। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। मूर्त अमूर्त अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो कि आपको निगमन आगमन भी समझ में आ जाएगा। निम्न में से असत्य कथन है। यहाँ पे सूचना और ज्ञान दोनों से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, उनमें से एक असत्य कथन आपको चूज़ करना है जो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। असत्य कथन पूछा गया है, तो सूचना मात्र आंकड़े व तथ्य हैं। बिल्कुल सही है, सूचना केवल आंकड़े होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं। ज्ञान एक संकीर्ण अवधारणा है। यहाँ पे आप देखिए, ज्ञान को एक संकीर्ण अवधारणा बताया, तो आपके दिमाग में यहीं पे पॉइंट आउट हो जाना चाहिए कि ज्ञान एक विस्तृत अवधारणा है। तो यहाँ इसको आप सर्कल कर लीजिए। आगे के ऑप्शन भी देखेंगे। ज्ञान से मानसिक परिवर्तन में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है ये तो। सूचना के लिए तथ्यों की जानकारी आवश्यक नहीं होती, तो सूचना के लिए तथ्यों की जानकारी आवश्यक नहीं होती, ये भी सही है। तो आपको राइट आंसर मिल गया होगा आपको। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा है ज्ञान एक संकीर्ण अवधारणा है, बिल्कुल सही, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अवस्था सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो इस सिद्धांत का आना अमूमन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पियाजे जो थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है, और मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे काफ़ी नाम है और काफ़ी फेमस वर्क इन्होंने किया था साइकोलॉजी में। काफ़ी ज़्यादा जो है
इनकी इम्पोर्टेंस है और हर एक एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है, चाहे इसकी थ्योरी से हो या इसकी थ्योरी से रिलेटेड जो स्टर्म्स इन्होंने दी हैं उनसे हो। तो उन स्टर्म्स से रिलेटेड भी हम अपना वीडियो पहले बना चुके हैं, आगे भी बनाते रहेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक में उपस्थित एक विचार या वस्तु में नए विचार या वस्तु का समावेशन कहलाता है। कि बालक में पहले से कोई ज्ञान या विचार है, कोई जानकारी है, उस जानकारी के अंदर हम कुछ नई जानकारी और डाल देते हैं और उसके साथ बच्चा एडजस्ट कर लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आत्मसातकरण। क्या कहेंगे उसको? आत्मसातकरण। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए बालक, जो छोटा बालक है, उसने शुरू में पानी देखा है, वो पानी पीना पसंद करता है, नहाना पसंद करता है, उसके अलावा उसे कोई नई जानकारी नहीं है। तो वो क्या करता है, आगे जब जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ता जाता है तो उसको पता चलता है कि पानी के बहुत सारे उपयोग हैं। मान लीजिए कि आप पौधों में पानी डाल रहे हो, बच्चा तुरंत क्वेश्चन पूछता है कि आप इनको पानी क्यों दे रहे हो, आप उसका आंसर देते हो, बच्चे को वो जानकारी मिलती है और नेक्स्ट टाइम क्या करता है, वो आपके साथ जाकर पौधों में पानी देने की कोशिश करता है। यानी कि उसने उस नए ज्ञान को अपने साथ समावेशित कर लिया है, ठीक है, समझ लिया है। तो उसको हम कहेंगे आत्मसातकरण। उसने अपने अंतर मन में उसको समझकर उसको अपना लिया है। ये क्या हो गया? आत्मसातकरण हो गया। यानी कि पहले से जो जानकारी उसको थी, उसने उसके अंदर जो नई जानकारी है उसको भी स्वीकार कर लिया है। इसको हम कहते हैं आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नए विचार या वस्तु के साथ समायोजन कहलाता है। अब बच्चे ने नए विचार और वस्तु के साथ समायोजन कर लिया है, उसके साथ वो काम करने लग गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञान, आत्मसातकरण, व्यवस्थापन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थापन। ठीक है, उसने उसके साथ बैलेंसिंग कर लिया है, व्यवस्थापन कर लिया है, अब वो उस काम को खुद भी करने लगा है, तो इसको हम कहेंगे व्यवस्थापन। इज इट क्लियर? तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राणी का वह ज्ञान जो उसे वातावरण से प्राप्त होता है वह है। कि प्राणी को जितना भी ज्ञान उसके वातावरण से मिलता है या आसपास से मिलता है वह क्या होता है? संज्ञान, आत्मसातकरण, व्यवस्थापन या उपरोक्त सभी। तो आत्मसातकरण और व्यवस्थापन दोनों टर्म्स को आप समझ चुके हो कि पूर्व ज्ञान के अंदर नए ज्ञान को समायोजित करना या उसके साथ समायोजन करना क्या हो जाता है? आत्मसातकरण और व्यवस्थापन हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है संज्ञान। उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता क्योंकि दो टर्म्स अलग हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अध्यापक बच्चों में संज्ञान का निर्माण करता है यदि वह। देखो, अध्यापक जो होता है, शिक्षक जो होता है, वो किसी भी बालक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और हम सभी बीएड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बीएड एग्ज़ाम करने के बाद हम ज़रूर अध्यापक बनना चाहेंगे। और अगर हम अध्यापक बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर वो भावना भी होनी चाहिए जो एक अध्यापक में होती है, सबको समान दृष्टि से देखने की, उनको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि एक अध्यापक और पिता दो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे हमेशा उनसे आगे की पोस्ट पे जाए, उनसे आगे बढ़ें। ठीक है, बाकी सभी क्या करते हैं? पीछे टांग खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अध्यापक हमेशा कोशिश करता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान हों। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, संज्ञान का निर्माण करने के लिए अध्यापक क्या क्या कर सकता है? प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में देने को कहता है, कक्षीय ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ता है, चित्र के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने को कहता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे तीनों ही जो क्वेश्चंस के जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो तीनों ही राइट हैं, क्योंकि इन सभी के द्वारा अध्यापक चाहता है कि बच्चा अपने ज्ञान को खुद प्रयोग करे, व्यवहारिक रूप से प्रयोग करे, और अपने शब्दों में जब चित्र के बारे में वर्णन करता है तो उसकी शब्दावली और जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो दोनों ही बढ़ती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और काफ़ी फुल ऑफ नॉलेज रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑन रखें। अदरवाइज़ आपकी जो इच्छा हो वो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।